नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों में जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेहड़ी पटरी वालों के वैक्सीन का किया निरीक्षण। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वाहनों को हरी झंडी। उन्नाव में पुलिस पब्लिक में पथराव मामले पर कार्रवाई। प्रभारी निरीक्षक समेत 2 आरक्षी सस्पेंड। बचाव में स्टूल और टोपरा इस्तेमाल करने पर कार्रवाई। कानपुर का नगर निगम का सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। जल निगम प्रोजेक्ट मैनेजर को पार्षदों ने पहनाई माला। सदन छोड़कर भागे अधिकारी। पार्षदों ने किया हंगामा। भारत में हैदराबाद के बाद 9 शहरों में लॉन्च हुई स्पुतनिक वी। वैक्सीन के लिए लोगों को करना होगा थोड़ा इंतजार। तेल की बढ़ती कीमतों से आज राहत। पेट्रोल का रेट 96.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 87.41 रुपए प्रति लीटर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर में जनता परेशान हो रही है, लेकिन नगर निगम सदन में पार्षद हंगामा करने से बाज नहीं आ रहे। इसी का नतीजा बुधवार को स्थगित हुई नगर निगम की बैठक। जब आज सुबह 11 बजे शुरू हुई तो पहले तो मेयर ने पार्षदों से सदन को शांतिपूर्वक चलने की अपील की, लेकिन कुछ देर बाद आज का भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। पार्षदों ने जल निगम और पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट मैनेजर शमीम अख्तर को काम न करने और फोन न उठाने को लेकर फूलों की माला पहनाकर अपमान करने का काम किया है। सदन के अंदर क्या है कि पार्षद की बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। अब क्षेत्र की समस्याएं हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जनता से जवाबदेही रहती है पार्षदों की। तो पार्षदों का ये कहना है कि अधिकारी भी मौके का मुआयना करें और तत्काल उसका निस्तारण करें, या निस्तारण में टाइम लग रहा है तो एक टाइम हो उसका कि कब हो। बार बार सदन लगता है, बार बार वही बात कहने में अच्छा नहीं। बार बार सदन लगना और बार बार वही बात कहना ये ठीक बात नहीं होती। निस्तारण होता नहीं है और सदन लगने लगता फिर से। देखिए, मैंने तो माइक भी नहीं पकड़ा, कुछ बोले भी नहीं। मेयर का जो भी डिसीजन हो अपना, उन्होंने बोला कि निर्दलीय पार्षद है तो हम और आगमन दोनों लोग अपना बोली इस तरफ बैठो आके रिक्त स्थान पे, तो रिक्त स्थान पे बैठ गए। देखिए, 3.5 साल हुए हैं, पार्षद बहुत पीड़ित हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और जल निगम के जो शमीम अख्तर हैं, उनसे कई बार अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज उनको सदन में हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। उनको माला पहनाई है, उनको जूतों की माला नहीं पहनाई है, उनको फूलों की माला पहनाई, जिसमें हमारे मोहम्मद आमिर वार्ड 59 के पार्षद, वार्ड 56 से हमारे नूर आलम भाई पार्षद, हम लोगों ने उनको माला पहनाने का काम किया। और उसके बाद सारे अधिकारी उठकर चले गए। उन्होंने इस सदन का अपमान किया, हमारी अध्यक्षा जी का अपमान किया। माननीय महापौर जी बैठी रहीं और उनकी मौजूदगी में अधिकारी उठ के चले गए। ठीक है, आज हम लोगों को एक दिन के लिए उन्होंने निलंबित कर दिया है। हमको जो सजा उन्होंने दी हमें वो स्वीकार है, लेकिन अधिकारियों की ये मनमानी ये कतई नहीं चलेगी कि हमारी महापौर बैठी हैं और उसके बाद ये उठ के चले जाएं। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आज हम लोगों को इसलिए बाहर कर दिया कि जो जल निगम को जो नकारा जितने भी अधिकारी हैं, ये स्वयं खाली अपनी सीट पे बैठ के सिर्फ हरामखोरी काम करते हैं, और जिससे हमारे जो कानपुर शहर की जनता, जो हमारे 110 पार्षद भाई हैं, सभी पीड़ित हैं कि ये किसी की बात नहीं सुनते, ना किसी का फोन उठाते हैं, ना किसी से मिलने के लिए कोशिश करता है। इनको वार्डों में बुलाया जाए कि यहाँ पानी गंदा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन इनको नहीं सुनना। इसको लेके आज हम लोगों ने, हमारा पार्षद परिवार, हमारे अमीन भाई, नूर आलम भाई पार्षद, इन लोगों ने मिलकर हम लोगों ने उन अधिकारियों का फूलों हारों से स्वागत किया है, जिससे शायद इस शर्म के मारे हम लोग की जनता को वार्ड के लिए पानी मिल जाए। और हम अपनी जनता अपने वार्ड के लिए लड़ते रहेंगे, इसी तरह लड़ते रहेंगे अगर ये हम लोग की बात नहीं मानेंगे। आप लोग तीनों पार्षद निकाल दिए गए क्या? जी, आज हम तीनों लोग जो हैं एक दिन के लिए हम लोग सदन से बाहर कर दिए गए, और मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, मुझे बिल्कुल गम नहीं है। मैं अपने वार्ड के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूंगा। जनता के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं हर हद तक जाऊंगा। आज सदन चल रहा था, आज का सदन इतना बढ़िया चल रहा था
लेकिन हमारे जो पार्षद बंधु थे वो कोई बिजली वो जल निगम के अध्यक्ष को जल निगम के अधिकारी को माला वगैरह पहनाए और उसके बाद 2-4 पार्षद और आ गए। अब उनको उसमें क्या नागौर लगा मैं नहीं, क्योंकि मैं उस पर ऊपर थी। अब वीडियो में देखूंगी, लेकिन जो हमारे पार्षद वहाँ थे जो उसमें शामिल थे उनको हमने आज की नगर निगम की जो हमारे अपने सदन से उनको हमने बाहर करा दिया था, जो माला लेके गए थे कि ठीक है। लेकिन मैं बैठी थी, अगर मैं बैठी हूँ सदन में बगैर स्थगित सदन नगर आयुक्त को उठ के जाना, ये हमारे पार्षदों को बड़ा बुरा लगा। ये तो एक सदन की गरिमा का अवहेलना हुआ कि अध्यक्ष के मौके पर नगर आयुक्त गए चले गए। अब ये जो मुझे करना होगा मैं करूँगी। हमें लगता है कि नगर आयुक्त से जब भी मैंने कभी भी कोई बात करनी चाहिए तो उनका यही सवाल है कि मुझे हटवा दीजिए, मुझे हटवा दीजिए। लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी को हटवाऊं। मैं ये चाहती हूं कि मैं आपको नहीं हटाना चाहती, आप काम करिए। आपको काम करने के लिए कानपुर इतने बड़े महानगर का नगर आयुक्त बनाया गया, तो आपको काम करना पड़ेगा। मेरा ये है। अब अगर उनको ये लगता है कि उनको यहाँ का जो भी उनको सिस्टम होगा, क्योंकि उनके यार दोस्त भी शहर के हैं, यहीं के पढ़े हैं, कहीं चुनाव भी न लड़ना हो उनको, ऐसा लगता था उनके बात से। जिस तरीके से उन्होंने सदन की अवहेलना की, शायद ही कोई नगर आयुक्त ने ऐसा किया। कानपुर के सराफा व्यापार में हॉलमार्क के नियमों में राहत मिलने के बाद व्यापारियों में संतोष का माहौल है। वहीं रामलीला भवन में बैठक के दौरान व्यापारियों ने सरकार का आभार जताया। साथ ही सभी व्यापारियों ने कहा कि इस अनलॉक के बाद अब अच्छे व्यापार की उम्मीद की जा सकती है। वार्ता का उद्देश्य है जो हम लोग ने हॉल मार्किंग में जो प्रॉब्लम चल रही थी, हॉल मार्किंग में जो हम लोग की समस्याएं बहुत थी, हम लोग ने अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। श्री पीयूष गोयल जी को अवगत कराया। काफ़ी एक 15-20 रोज से हम लोग अवगत करा रहे हैं, पर उन्होंने हम लोग को राहत, परसों कल मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग में हम लोग को ज्वेलर्स को राहत दी है और राहत से हम लोग सब लोग संतुष्ट हैं। इसी संदर्भ में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। राहत जो उन्होंने दी है, हम लोग की डिमांड थी, उनमें डिमांड समझ कि कुछ अंश तक हम लोग की डिमांड्स को स्वीकार किया है। उस डिमांड से हम लोग अभी इस चीज़ में कि हम लोग संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, पर अभी तक जैसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग ज्वेलर्स लोग उन्होंने जो राहत दी है उससे हम लोग सब संतुष्ट हैं। खबर बांदा से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग के सौजन्य से शहर के एक मैरिज हॉल में कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग बांदा में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों के साथ साथ पंजीकृत निर्णय श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को टीकाकरण लगाया गया। जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्रमिक बंधुओं से अधिक टीकाकरण कराने की अपील की। मां गंगा सेवा समिति और अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति की ओर से 20 जून गंगा दशहरा के मौके पर भव्य चुन्नी अर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम बिठूर घाट से डोहड़ी घाट महाराज तक किया जाएगा। संस्थापक बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता कर बताया कि इस कार्यक्रम के साथ महाआरती और भव्य लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। कोई 51,000 मीटर की चुनरी लगभग 2-3-4 वर्षों से कानपुर जनपद के सहयोग से मां गंगा सेवा समिति और अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति अर्पित करती थी। क्योंकि कोविड काल इस समय गवर्नमेंट के कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है उनके, तो उसका पूरा हमको इंस्ट्रक्शन को पालन करना है, ध्यान देना है। तो हर घाट में जो ब्रह्मवर्त घाट बिठूर से लेके
तुलसी घाट, श्री राम घाट, अटल घाट, भैरव घाट, मैगजीन घाट, आनंदेश्वर घाट, सरसैया घाट और गुप्तार घाट, भगवत दास घाट, कोयला घाट, मैक्सर घाट, डबकेश्वर घाट, सिद्धनाथ घाट और ढेवड़ी घाट महाराजपुर। तो मुख्य सभी घाटों में समितियां बना दी गई हैं, उनके प्रभारी नियुक्त कर दी गए हैं। सुबह 9 बजे सामूहिक रूप से सभी घाटों में पूजा होगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, उसका पालन हम सभी लोग कर पाएँ। जो हजारों की संख्या में नाव से हम चलते थे प्रतिवर्ष, इस बार वो नहीं चल रहे हैं। घाट में ही विधिवत गंगा जी का पूजन दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से भव्यतम पूजन किया जाएगा, चुनरी अर्पित की जाएगी। यूपी फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन चेयरमैन राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली है। 16 जून 2021 को पाकिस्तानी नंबर से फोन आया जिसने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अजीत सक्सेना ने बताया कि मुझे और मेरे परिवार को पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से बराबर धमकी दी जा रही है। पहले भी 28/12/2020 को भी धमकी दी गई थी, जिसकी FIR बर्रा थाने में कराई थी। इसके पहले 28 जुलाई 2019 को भी हमारे घर पर हमला हो चुका था, जिसमें मैं बच गया था। मेरी गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दी गई थी। मामले की लिखित शिकायत बर्रा थाने में दर्ज करा दी है और पुलिस आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कल आई थी 7:45 पर और आते ही उन्होंने अपना गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत आज करने आए हैं। इसके 6 महीने पहले भी मुझे पाकिस्तान से धमकी मिली थी व्हाट्सएप कॉल से, जिसकी मैंने FIR लिखित रूप से यहाँ बर्रा थाने में दर्ज कराई। केवल गाली गलौज की गई या और भी कुछ आपने जान से मारने की धमकी दी गई। बोले बहुत मंदिर चिल्लाते हो, बहुत ही ज़्यादा हिंदुत्व की बात करते हो। बीते कई दिनों से शहर में भीषण गर्मी के कारण शहरवासियों का हाल बेहाल था, लेकिन शाम के टाइम गरजने वाले बादल बने रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 48 घंटे बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन तक धूप भरी उमस रहेगी, जिस वजह से मौसम में तब्दीली आ गई है। वहीं इस बदलते हुए मौसम के मिजाज पर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके चलते कानपुर के आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल में उठे तूफान का असर अब मौसम का दिखने लगा है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि कानपुर के आसपास अगले 2 दिनों तक धूप के साथ, उमस के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हो सकता है कि शाम के टाइम गरजने वाले बादल बने और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो जाए। अगले 48 घंटे तक बहुत अधिक बारिश की कहीं उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस समय मानसून के लिए वायुमंडलीय स्थितियां कानपुर मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार फर्जी अफसर के द्वारा विगत 30 मई को मैनपुरी के भोगांव SDM और तहसीलदार के सरकारी फोन पर कॉल किया था। फोन करने वाले ने अपने आप को सुरेश चंद्रा, वरिष्ठ IAS पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व बताकर जनपद मैनपुरी में कितनी तहसील हैं और कौन कौन तहसीलदार है इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। यही नहीं, इस फर्जी IAS ने SDM भोगांव से यह भी कहा कि तहसीलदार सदर करहल, तहसीलदार कुरवाली में कह दें कि मुझसे बात कर लें, तथा यह भी कहा कि अपने प्राइवेट फोन से मिलाकर बात करें। जब इस मामले में सुरेश चंद्रा IAS एवं पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व महोदय से जानकारी करी तो ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का फोन अन्य जनपद में भी किया गया था। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को, SDMs को और सीनियर IAS अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना काम कराने के लिए, साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोक गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहाँ पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और
अधिकारी इसमें सक्रिय हुए और उन्होंने जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया उस आधार पर फिर ये पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और ये फिर शातिर अपराधी जो कि कई जनपदों में ये इस तरह से फ़ोन कॉल करके पुलिस अफसरों को, प्रशासनिक अफसरों के नाम पर ये दबाव बनाता था काम कराने के लिए, तो इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा। कानपुर के प्रेस क्लब में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनियां निरंतर अपना फायदा देख रही हैं, जबकि अभिकर्ता और पॉलिसी धारक इसकी कीमत चुका रहे हैं। ऋण पर ब्याज दर अन्य सेक्टरों से ज्यादा है, जो कि पूरी तरह नियमों की अनदेखी है। इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आज से 15 दिवस के लिए विश्राम दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता घर में रह कर के कोविड से अपना बचाव करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड काल में जो अनगिनत अभिकर्ता अपना कर्तव्य करते हुए शहीद हुए, उन लोगों के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की मांग की है हम लोगों ने LIC प्रबंधन से। हमने ये भी कहा है कि जो बच्चे अभी नाबालिग हैं, उनके 25 वर्ष होने तक उनके एजुकेशन का पूरा खर्चा LIC वहन करे। साथ में विधवाओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाए। जो हमारे सम्मानीय पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको इस 3 महीने में अगर वो लेट हुए हैं प्रीमियम देने में, कोविड के कारण नहीं घर से निकल पाए हैं या ऑनलाइन किसी मोड को उपयोग नहीं करते हैं, तो उस पर कोई भी लेट फीस नहीं ली जाए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए GMD न्यूज। यदि आप लक्षण विहीन या हल्के लक्षण वाले कोविड-19 रोगी हैं, तो आपको घर पर ही रहकर इन स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप हमेशा एक 3 परतों वाले मास्क का उपयोग करें और हर 8 घंटे बाद मास्क को अच्छे से धोएं, फिर इस्तेमाल करें। आप खुद को परिवार के सदस्यों से अलग कर लें। अगर संभव हो तो एक निर्धारित कमरे में ही रहें और घर के अन्य सदस्यों से, विशेष रूप से बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखें। आप एक अच्छे हवादार कमरे में रहें और ताजी हवा के लिए खिड़कियां हमेशा खुली रखें। आप खूब आराम करें और शरीर में पर्याप्त जल योजन बनाए रखने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। आप साबुन और पानी से कम 40 सेकंड तक नियमित तौर से हाथ धोएं और कमरे में स्वच्छता बनाए रखें। आप अपने व्यक्तिगत सामान को औरों के साथ साझा ना करें। आप रोज बुखार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करें। प्रतिदिन एक पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन का स्तर नापने वाले यंत्र के साथ खुद से ऑक्सीजन के स्तर की भी जांच करें। आप इलाज कर रहे डॉक्टर से नियमित रूप से संपर्क में रहें और तबीयत बिगड़ने की स्थिति में तुरंत उन्हें सूचित करें। ये कुछ दिशा निर्देशन आपको और आपके परिवार को कोरोना से लड़ने में मदद कर सकते हैं। इनका पालन जरूर करें और सुरक्षित रहें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय
सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी। कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। योगी सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने अब गेहूं क्रय करने की तिथि को बढ़ाते हुए 22 तारीख कर दी है। सरकार ने मंडी में संचालित क्रय केंद्रों को जारी रखने का ऐलान किया है। बाकी क्रय केंद्रों को बंद कर दिया गया है। साथ ही किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिम्मेदारों और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद से कानपुर देहात का जिला प्रशासन, मंडी समिति और खाद्य विपणन विभाग के माध्यम से और किसानों का गेहूं खरीदने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी और CDO लगातार गेहूं क्रय करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए हैं और जिम्मेदारों को लापरवाही न बरतने की कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्रय केंद्रों में किसानों को दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वहीं मंडी परिसर में संचालित क्रय केंद्र के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। हमारे जनपद में 6 क्रय एजेंसियाँ गेहूँ क्रय का कार्य कर रही थी। इसमें एक खाद्य विभाग होता है, एक PCF है, एक मंडी समिति है, एक भारतीय खाद्य निगम है, एक PCU कहलाता है और एक UPSS। ये 6 क्रय संस्थाएँ हैं। दिनांक 15 जून को खरीद की अवधि समाप्त हो गई थी। फिर शासन से उस अवधि को 22 जून तक बढ़ाया गया, लेकिन उसमें सीमित एजेंसियों को ही शामिल किया गया और सीमित जगह पर ही। तो अब जो कल से हमारी खरीद हो रही है, जो यहाँ की मंडियाँ हैं, रूरा, झींझक, पोखराया और एक उप मंडी स्थल है अकबरपुर, इन्हीं 4 जगहों पे जो विपणन शाखा के क्रय केंद्र हैं, जो मंडी समिति के क्रय केंद्र हैं, उन्हीं के द्वारा खरीद की जा रही है। विपणन शाखा के क्रय केंद्र 3 हैं जो मंडी समिति के अंदर हैं। उसी तरह विपणन मंडी समिति के 4 केंद्र हैं जो मंडी के ही अंदर हैं। 4 और प्लस 3 7 केंद्र हमारे भी संचालित हैं। एक एजेंसी PCF भी है, लेकिन PCF का कोई भी क्रय केंद्र मंडी के अंदर संचालित नहीं है, इसलिए वो कोई क्रय नहीं कर रहा है। तो अभी वर्तमान में केवल 7 क्रय केंद्रों पर खरीद हो रही है। की समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। गेहूं क्रय केंद्र के में जो है क्रय करने के लिए जो है तारीख 7 दिन बढ़ा दी है। 15 की जगह 21 तारीख तक जो है लास्ट डेट की है। लेकिन जो किसानों की भीड़ अभी भी जो है क्रय केंद्रों में लगी है। किसान परेशान दिख रहे हैं। किसानों का जो गेहूं क्रय करने का जो सरकार दावा कर रही है, उसको लेकर के जो प्रशासनिक जो लापरवाही है, उसके चलते जो है किसान परेशान हो रहे हैं। हम किसानों से बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? रामाश्रय। रामाश्रय जी, क्या समस्याएं हैं? आप कितने दिनों से यहाँ? हम 10 तारीख को यहाँ आए थे। 10 तारीख को हमारा टोकन था और 10 तारीख के बाद मुझे गेट के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा और कल गाड़ी अंदर की गई है, लेकिन तौल अभी तक नहीं हुई है। शाम को भी तौल के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं तौला और अभी गाड़ी खड़ी हुई है, तौल अभी नहीं हो रही है। सरकार ने 7 दिन और बढ़ा दिया है। कुछ आशा है आपको गेहूँ खरीदने? जी, आशा है। आशा से ही टिके हैं यहाँ पर मंडी पर। आशा दिख रही है, कहते हैं आज तुल जाएगा, कल तुल जाएगा, यही इसी सारे में टिके होगी। कुल मिलाकर के जो है जो सरकार आपको लाभ देना चाहती है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है उसको पूरा करने में लापरवाही बरत रहा है। जी, अब हमें तो यहाँ लापरवाही ही दिख रही है। तब से गल्ला तुल ही नहीं रहा है, हमें लापरवाही दिख रही है। एक और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? नितिन गुप्ता। नितिन जी, कब से आप यहाँ आए हैं? क्या समस्या है आप? हमको 12 तारीख का टोकन मिला था। हमारी गाड़ी 12 तारीख को सुबह यहाँ बाहर आ गई थी। उसके बाद 15 तारीख तक बाहर गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद कल गाड़ी अंदर की गई। उसके बाद शाम को उन्होंने कहा कि तुल जाएगा आपका। फिर उसके बाद उन्होंने 100 रुपये कुंटल दलाली की भी बात की। देने से मना करने पर अभी तक नहीं तुल पाया है। रात को बारिश हुई, भीग चुका है।
तो नुकसान हुआ बारिश में, जो रात में बारिश हुई? रात में बारिश उसमें काफ़ी भीग गया गेहूँ, पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते हैं। आज भी आए तो कह रहे हैं अभी रुको, जिनका पहले लगा है उनसे पहले हमारा आया था, मगर हमारा नहीं तोला गया, जिन्होंने दलाली दी उनका पहले तुल चुका है। नहीं, कुल मिलाकर के जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, समस्याएं आपकी सुनते हैं? समस्या अधिकारी आते सुनते हैं, वो उनको बता भी जाते हैं कि ऐसा ऐसा करो, मगर जो वहाँ के जो मेन अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, वो नहीं सुनते हैं। तो कहीं मतलब क्रय केंद्रों में लापरवाही है? हाँ, यानी किसानों का साफ तौर पर कहना है कि क्रय केंद्रों में लापरवाही देखने को मिल रही है। उनका जो गेहूं है जो क्रय केंद्रों के बाहर पड़ा है, बारिश में भीग भी रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार साफ तौर पर किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। यासीन अली, जेएमडी न्यूज़, कानपुर देहात। जालौन के उरई विकास भवन सभागार में डीसी और डीएलआरसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के ऋण जमा अनुपात लगातार कम होने पर डीएम द्वारा नाराजगी जताई गई। साथ ही वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी को अग्रणी जिला प्रबंधक अनुपम गुप्ता द्वारा बताया गया कि जिले के ऋण जमा अनुपात लगातार कम हुए हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति लगातार खराब हो गई है, जिस पर डीएम ने जिला समन्वयक से इसका कारण पूछा और इसमें जल्द सुधार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आरबीआई को पत्र लिखकर मामलों को आज जो है वो डीसीसी और डीएलआरसी की जो बैठक होती है वो आयोजित की गई थी, जिसमें बैंकों के द्वारा दिए जा रहे सीडी रेशियो, एनपीएस या विभिन्न जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, इस तरह की योजनाओं में जो ऋण प्रदान किए जा रहे हैं, पीएम स्वनिधि योजना में, उनमें जो प्रगति थी उसकी समीक्षा की गई है और निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को उस तरह के ऋण वितरित किए जाएं और जनपद के जो लक्ष्य हैं वो पूरे किए। मैनपुरी के थाना किशनी में नाबालिग किशोरी को घर से पड़ोस की युवती बुला ले गई। 2 घंटे बाद वापस आई किशोरी खून से लथपथ थी। परिजनों ने अनहोनी की आशंका के चलते थाने में शिकायत कर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर होश में आने के बाद किशोरी ने अपने साथ बलात्कार की बात बताई। पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। में कल किशनी थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी और कंप्लेन जयपाल ने इस तरह की सूचना दी थी, तो उस कंटेक्स्ट में फिर तत्काल फोर्स थाने से गई थी, इंस्पेक्टर भी गए थे और चूँकि लड़की नाबालिग थी और उसके साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। अभियुक्त कहीं न कहीं से जान पहचान के भी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी विधिवत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और मुकदमा 376 और साथ में पॉक्सो एक्ट का दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश जारी है, शीघ्र ही उनको अरेस्ट कर लिया। कानपुर में गेहूं क्रय केंद्र की मनमानी से किसानों ने अनाज में आग लगाने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं क्रय केंद्रों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जहां सरकार ने गेहूं खरीद में 7 दिन और बढ़ा दिए हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के गेहूं क्रय केंद्र किसानों को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। ऐसा ही मामला भीतरगांव विकास खंड क्षेत्र के बिरहिनपुर गेहूं क्रय केंद्र में सामने आया है, जहां किसानों ने गेहूं क्रय केंद्र की मनमानी से परेशान होकर अपने अनाज में आग लगाने का प्रयास किया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों एवं चौकी प्रभारी भीतरगांव द्वारा किसी तरह से ग्रामीणों को समझा बुझाकर अनाज में आगजनी की घटना को टाला गया। किसान फिर भी आक्रोशित होकर गेहूं क्रय केंद्र संचालकों एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मौके की नजाकत को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत कराया है और किसान उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात कह रहे हैं।
घाटमपुर और कानपुर के मध्य फिर से सीएनजी बस सेवाएं शुरू हुई हैं। आपको बता दें कि लगभग 8 वर्ष पूर्व घाटमपुर और सीएनजी बस सेवाएं चालू हो गई थी। उसके बाद 1 वर्ष पूर्व ही कोविड-19 के प्रकोप से सीएनजी बस सेवाओं को ठप कर दिया गया था, जिसके बाद सीएनजी बस सेवाएं फिर से सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएनजी बस सेवाएं शुरू करने के लिए क्षेत्रीय विधायक उपेंद्र नाथ पासवान, उप जिलाधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव और अधिशासी अधिकारी उसमें शुमार हैं। अब आप लोगों के संज्ञान में है कि विगत में सीएनजी बस सेवा संचालित थी, लेकिन किसी कारणवश वो बंद कर दी गई थी। उसको लग करके हम लोगों ने इसलिए चलवाया कि क्षेत्र की बेहद मांग थी। क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी यातायात की एक लाइफलाइन थी ये सीएनजी बस सेवा। क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत, चाहे कानपुर कचहरी जाने वाले हों या किसी भी तरह से, चाहे हॉस्पिटल के माध्यम से जाने हो, अन्य रोजगार के लिए जाने हो, किसी भी कार्य के लिए जो घाटमपुर क्षेत्र से कानपुर के लिए जाते थे, उनको बहुत बड़ी राहत इससे। बांदा में फिल्म एक्टर और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला से संवाददाता अनंत दीक्षित ने खास बात की। इस दौरान राजा बुंदेला ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए, साथ ही लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला मौजूद है, वो बांदा में मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि बांदा दौरे के बारे में और आगे बुंदेलखंड राज को लेकर के। बुंदेला जी, आप बांदा अक्सर आते रहते हैं और आज आप बांदा में, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा। हम लोग ये टीकाकरण जो चल रहा है हमारा, उसकी जागृति के लिए हम लोगों का एक पूरे दोनों संभागों का दौरा है। चित्रकूट से लेके हम झांसी में इसका समापन करेंगे। कल से शुरुआत है। हमारा लक्ष्य ये है कि जो लोग अंधविश्वास को मान के चल रहे हैं, जिसकी वजह से बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, टीका के बारे में जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इससे कमज़ोर हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा और इससे नपुंसक हो जाएंगे, हम उसको लोगों को पढ़े लिखे जो हमारे नए जो ग्राम प्रधान आए हैं, उनसे बैठ के उनसे चर्चा करके उनको मोटिवेट करके गांव में महिलाओं के समूह को लेकर, जो हमारी बहनें हैं उनको लेकर, और फिर हम लोग महिलाओं से चर्चा करते हैं, क्योंकि औरत को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो घर में रहती है और घर की व्यवस्था को वही संभालती है, और सबसे ज़्यादा महिलाएं ही डर रही हैं। वो कहती हैं हम तो घर में हैं भैया, हम तो निकलते ही नहीं हैं, हमें का लेने, हमें को नहीं लगवाने। तो ये पूरा लक्ष्य ये है कि लोग टीका लगाएं। चूँकि बीमारी इतनी भयावह है, हम उनको यही बताते हैं कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ है तो वो चलो ठीक है, लेकिन ये बीमारी अगर आप बीमार हैं तो आप अपने घर वालों को बीमार करेंगे, घर वाले फिर आपके गांव को, गांव फिर शहर को। तो ये महामारी है, ये हम बता रहे हैं उनको। और हमने कहा कि सब ने टीके लगवाएं। हम चेचक को इतने दिनों तक पाले रहे क्योंकि हमने टीका नहीं निकाला और ना ला पाए, 20 साल तक रहे। इसी तरह से आपका उसका लगा पोलियो का। अब किस्मत से कम ऐसा हुआ है इस सरकार में कि 2 वैक्सीन हमने बना लिए हैं और मौके पर हमने इसको खड़ा कर दिया है। तो वो हम समझा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि देर सवेर लोग जागेंगे। अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स है। बुंदेलखंड राज को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और लोग ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल बुंदेलखंड राज बनेगा। उसको लेकर के जो वास्तविक धरातल पर क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, इनके मैनिफेस्टो में भी है, बीजेपी के, हमारी पार्टी के, और इनके समय में 3 राज्य बने भी हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे बुंदेलखंड की चर्चा चल रही है वो भ्रामक है। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड नहीं हो सकता है, जिसमें आप प्रयागराज जोड़ दें, आप कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ जोड़ दें। ये बेईमानी है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये होगा तो हम बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका विरोध करूंगा। बुंदेलखंड संपूर्ण होना चाहिए, दमोह से लेकर चित्रकूट तक, जो एक छत्रसाल का बुंदेलखंड था। और इसका प्रारूप हम दे चुके हैं, गृह मंत्री जी के भी पास है, प्रधानमंत्री जी के भी पास है,
और निश्चित तौर पर 3 राज्यों को लेकर ये गंभीर है सरकार, विदर्भा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। और कब समय होगा, देखिए देश में 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, 2 साल कुछ हो नहीं पाया, तो इसका फॉलोअप भी हम उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर ये उनके एजेंडे में है। एक ज्वलंत मुद्दा है और ये छतरपुर के बक्सवा जंगलों को लेकर के, इनकी कटान को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिए थे और अभी वो मामला ग्रीन ट्रिब्यूनल में रुका हुआ है, तो उसको लेकर के काफ़ी आंदोलन हो रहा है, बांदा में भी हो रहा है कि ये रोका जाए और इस तरीके की कटान जंगलों की ना हो हीरा उत्खनन के लिए। तो इसके बारे में आपकी क्या कहना है और इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, प्रकृति को जितना हम बर्बाद करेंगे, प्रकृति विनाश करेगी, ये निश्चित तौर पर। किस विश्लेषण में, किस उसमें उन्होंने ये किया है, मैंने सुना 8 लाख पेड़ कटेंगे जिसमें 2 लाख फलदार पेड़ हैं। इसको मुझे नहीं लगता है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ही क्लियर करेगी सबसे पहले। और मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट में भी किसी ने सुमोटो लेकर वहाँ पे पीआईएल कर दी है। इसकी विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में अगर कुछ है तो प्राकृतिक संपदा है, अगर वो भी ख़त्म कर दी जाएगी तो हम बिल्कुल भिखारी तो हैं, उससे भी बदतर स्थिति में हम पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसको एक बार फिर से इसका पुनः मूल्यांकन करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो आप थे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर टीकाकरण को लेकर के वो गांवों में लोगों को जागरूकता फैलाएंगे और महिलाओं को भी जागरूक करेंगे, और साथ ही साथ वो बुंदेलखंड राज को लेकर के भी कहीं ना कहीं पक्षधर हैं कि इसका एक प्लानिंग के तहत बुंदेलखंड राज बनना चाहिए। अनंत दीक्षित, GMD न्यूज़, बांदा के नवांगतुक पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत की। एसपी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिला संबंधी अपराधों पर नकेल कसेंगे, साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को फील्ड में रहकर सुधारेंगे, पुराने अपराधियों को चिन्हित कर आम जनमानस को ज्यादा से ज्यादा राहत देंगे। एसपी अभिनंदन का कौशाम्बी से बांदा हाल में ही स्थानांतरण किया गया है। देखिए, मैं सबसे पहले असिस्टेंट एसपी के रूप में गौतम बुद्ध नगर में रहा, उसके बाद बरेली में एज एसपी सिटी, फिर ज़िला कौशाम्बी में एज एसपी मेरा पहला चार्ज था, और यहाँ उसके बाद में बांदा में आया हूँ। यहाँ मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, जैसा कि मैंने अभी सभी से वार्ता की, लोगों से फीडबैक लिया है। ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर, इस चीज़ को लेकर व्यापक प्लान बनाया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, बड़े माफिया हैं, उन सभी की सूची तैयार की जाएगी और पुराने अपराध छांटे जाएंगे और उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अवैध जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं उसको भी हम लोग कुर्क करें। बांदा के थाना कमाशिन अंतर्गत बबेरू कमाशिन मार्ग पर स्थित खरौली गांव में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरलोड गिट्टी लदे ट्रक ने बकरी चराने जा रही महिला को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आज करीब 10:30 बजे बबेरू कमासिन रोड पर एक खरौली गांव है, वहां पर एक कमासिन की तरफ से एक डंपर जिसमें गिट्टी लदी हुई थी वो आ रही थी। एक महिला अपनी बच्ची के साथ जो है जा रही थी, उसमें उससे टक्कर लग गई और उस टक्कर से उसको बचाने के चक्कर में डंपर भी वहां पर पलट गया। मौके पर महिला की मृत्यु हो गई तथा बच्ची घायल हो गई। तत्काल पुलिस फोर्स को जैसे सूचना मिली वहां पहुंची और महिला का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इटावा के जसवंत नगर इलाके के नीलोई गांव में ई रिक्शा चालक की हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने के मामले में खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पिता को थप्पड़ मारने से गुस्साए बेटे ने अपने 2 दोस्तों की मदद से चचेरे भाई की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड का इटावा की जसवंत नगर पुलिस और अपराध शाखा ने खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। एक डेड बॉडी मिली सूखे हुए कुएं में, जो कुश कश्यप की थी। उसकी पहचान की गई तो कुश कश्यप था, और इस घटना में उसका ई रिक्शा वो तालाब में मिला था। उस आधार पे इस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ।
जो कुश कश्यप का चचेरा भाई सनी कश्यप था, उसके द्वारा पूर्व में एक मेड को लेके उसके पिताजी और मृतक के पिताजी में वाद विवाद और मारपीट हुई थी। उस घटना को लेकर इसने अपने दो दोस्तों के साथ ये योजना बनाई और एक सूखे हुए भट्टे जो निलोई गांव पड़ता है वहाँ पर ले जा कर के गमछे से गला कस के उसको मार दिया गया। आज इस हत्या का अनावरण हुआ है जिसमें तीनों अभियुक्त गिरफ्तार इटावा हो में चुके हैं। जोरदार बारिश हुई जिससे लोगों में भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। झमाझम बारिश ने मौसम में एकाएक बदलाव ला दिया है। लोग बारिश के बाद राहत भी महसूस कर रहे हैं। इटावा में पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन बरसात न होने के कारण लोगों को गर्मी के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इटावा जिले की जसवंत नगर पुलिस ने 2 ऐसे कबाड़ियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है जो चोरी की बैटरी और इन्वर्टर खरीदने का काम करते हैं। रिक्शा की जो बैटरी इसने चुराई थी और उसी दरमियान कस्बे में जाके इन्वर्टर और बैटरी चुराई थी। वो दोनों कबाड़ी पकड़े गए हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। और इसी के साथ जेएमडी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।